द रिजल्ट फैक्ट्री। टीवी पर अमिताभ बच्चन का एक प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति। और उस प्रोग्राम की शुरुआत होती थी फास्टेस्ट फिंगर राउंड से। 5 सवाल दिए जाते थे, उसका जो सबसे पहले जवाब देता था वो कौन बनेगा करोड़पति के सवालों के चेयर पर बैठने के लिए अधिकृत होता था। बिहार में भी एक खेल चल रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यहाँ फास्टेस्ट फिंगर राउंड तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर चल रहा है कि कुछ एक नेताओं पर फिंगर उंगलियां रखी जा रही हैं और कुछ एक नेताओं से के माथे से उंगलियां हटा दी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। जानकार कहते हैं कि जिनके नाम की चर्चा हो रही थी वो चर्चा से बाहर होते दिख रहे हैं और जो कहीं चर्चा में नहीं थे वो शायद चर्चा के केंद्र में आ रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और किसका क्या प्लस पॉइंट है और किसका क्या वीक पॉइंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस व्यक्ति के नाम से जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि शायद ये रेस से पिछड़ रहे हैं। नाम सम्राट चौधरी, उम्र 56 साल। उम्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूथ पॉलिटिक्स का दौर है। 45 साल की भाजपा ने 45 साल का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, लिहाजा उम्र जानना जरूरी है। प्लस पॉइंट इनका क्या है? प्लस पॉइंट इनका यह है कि ये लौकुश समीकरण से आते हैं, राजनीतिक भाषा में कहें तो यंग हैं, एग्रेसिव हैं। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए कभी माथे पर मुरेठा बांधे थे और पार्टी ने जब नीतीश कुमार के साथ गलबहियां कर ली तो अयोध्या जाकर सरयू की धारा में मुरेठा को प्रवाहित कर दिया। हाल के दिनों में जब से ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से इनका प्रोजेक्शन जिस हिसाब से पार्टी के अंदर हो रहा है, लगता है कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव तक ये पार्टी के लिए प्रदेश स्तर की बात करें तो पोस्टर बॉय बने हुए थे। इनका वीक पॉइंट क्या है, इनके खिलाफ क्या क्या बातें जा रही हैं? ये भाजपाई अब बने हैं। ये राजद से होते हुए, जनता दल राजद से होते हुए, जीतन राम मांझी के मंत्र जनता दल राजद जदयू से होते हुए ये बीजेपी में आए हैं। लिहाजा बीजेपी में इनके नाम पर एक विरोध का स्वर है। जैसे प्लस पॉइंट इनका होना, कुशवाहा जाति से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा। कुशवाहा जाति ओबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति है, राजनीतिक रूप से जागरूक जाति है, एग्रेसिव कास्ट है। लेकिन इनका यही वीक पॉइंट भी है। इनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनको पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि ये अपने कास्ट का वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे। हालांकि ठीकरा सिर्फ इनके माथे पर फोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा हो या हाल का विधानसभा हो, पार्टी ने कुशवाहा जाति की वोटों को अपनी ओर मोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया। खास करके मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं या एनडीए की ही बात कर ली जाए, और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों मिलकर उन सीटों पर जहां पर कुशवाहा कैंडिडेट नहीं था, वहां पर कुशवाहा जाति के वोटों को एनडीए की ओर ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे। ये इनका वीक पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इनके आश्रय उत्तर प्रदेश साधा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट का बड़ा चंक है। हालांकि वहां पर पहले से इनकी जाति के बड़े नेता मौजूद हैं। अब दूसरा नाम ले लेते हैं, विजय सिन्हा। ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, सवर्ण जाति से आते हैं। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में सवर्ण हाशिए पर हैं और कुछ पॉलिटिकल पंडित तो यहां तक कहते हैं कि सवर्णों की आबादी इतनी है जितनी आबादी के आधार पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन विजय सिन्हा जिस जाति से आते हैं, नीतीश कुमार की जाति की आबादी भी कमोबेश उतनी ही है और नीतीश कुमार 2020 से लेकर अभी तक अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। 19 साल से ज्यादा का कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री। थोड़ा सा पीरियड जीतन राम मांझी को इन्होंने स्वेच्छा से दिया था। इनके पक्ष में क्या जा रहा है? इनकी उम्र है 58 साल, 60 से नीचे ये आते हैं, भाजपाई हैं, एग्रेसिव है, कड़े प्रशासक माने जाते हैं और केंद्र की सरकार जैसी है, नरेंद्र मोदी का जो तेवर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें उनको कड़ा प्रशासक सूट करता है। इनके खिलाफ क्या क्या बातें जाती हैं?
जदयू के नंबर 2 के दिग्गज नेता ललन सिंह से इनकी नहीं बनती है, ऐसा कहा जाता है। दोनों स्वजातीय हैं, एक ही जाति के हैं। विजय सिन्हा मास लीडर नहीं है, जबकि इनकी तुलना में सम्राट कुशवाहा मास लीडर हैं। विजय सिन्हा सामाजिक समीकरण को गढ़ने में अभी तक उस तरीके से सफल नहीं हुए, उस तरीके से इन्होंने वो शोक नहीं किया है, वो एक जो प्रदर्शन नहीं किया है जिसके आधार पर कहा जाए कि ये सामाजिक समीकरण गढ़ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी के पार्टी में आने के बाद पिछड़ा नेताओं का दबदबा बढ़ा है और पिछड़ा नेता भीम सिंह और शंभू शरण पटेल, ये दो तो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दोनों को राज्यसभा भेजने में सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा योगदान था। हकीकत कुछ और हो सकता है, जो कहा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तीसरा नाम श्रेयसी सिंह का। हाल में इनको दिल्ली बुलाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है, और दिल्ली जब से ये गई है तब से इनको भी रेस में लिया गया है कि ये भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। प्लस पॉइंट क्या है? ये सवर्ण जाति से हैं, यही प्लस पॉइंट विजय सिन्हा का है। सवर्ण जाति के पर दाव क्यों लगाएगी पार्टी? तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूजीसी प्रकरण के बाद सवर्णों का जिस तरीके से मोह भंग हुआ है, खासकर बीजेपी से, इसलिए पूरे देश में अपने उन पुराने मतदाताओं और समर्थकों को पार्टी को एक मैसेज देना है कि अभी भी सवर्णों का ख्याल हम रख सकते हैं, इसलिए सवर्ण कैंडिडेट को भी मौका दिया जा सकता है। लिहाजा विजय सिन्हा का भी नाम उस रेंज में आ रहा है और श्रेयसी सिंह का भी आ रहा है। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं। बिहार का कोई भी सांसद जो राजपूत जाति से है वो केंद्र में मंत्री नहीं है, और वर्तमान बिहार विधानसभा में सर्वाधिक संख्या किसी एक जाति की है तो वह राजपूत जाति की है, और उसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी से है। ये तमाम चीजें इनके पक्ष में हैं। यंग है, 35 साल की उम्र है इनकी, स्पोर्ट्स पर्सन है और महिला है। तो यूथ एक वोट बैंक सधता हुआ दिख रहा है, खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है वो सधता हुआ दिख रहा है, और महिलाओं के बीच में, चूंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिला के तौर पर एक बड़ा वोट बैंक गढ़ा है, तो उस वोट बैंक को भी रोकने के लिए श्रेयसी सिंह का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। एक नाम है ऋतुराज सिन्हा का। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, अभी तक संसदीय अनुभव इनके पास शून्य है, लेकिन अमित शाह की टीम के हैं, अमित शाह के करीबी हैं और संगठन में महती जिम्मेदारी निभाते आए हैं। और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि यूजीसी वाले मसले पर ये भी फिट बैठते हैं। ये कायस्थ जाति से आते हैं और कायस्थों का राजनीतिक हस्तक्षेप बिहार में बहुत न्यून है, लिहाजा अगर इनको मौका मिलता है तो किसी भी जाति का विरोध कम होगा राजपूत और भूमिहार जाति के नेता के मुकाबले। और ध्यान रहे कि नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात की कमान संभाले थे तो वो किसी भी सदन का सदस्य उस समय तक नहीं रहे थे, उनका भी संसदीय अनुभव शून्य था, लेकिन वहां से जहां से शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। यंग है, 45 साल उम्र है ऋतुराज सिन्हा की। महिला में एक और नाम आगे आ रहा है, धर्मशीला गुप्ता का, राज्यसभा सदस्य है, पहली बार सदस्यता मिली है। इनका जो संसदीय अनुभव है वो 2 साल का है, वैश्य वर्ग से आती है, तो ओबीसी का एक बड़ा जमात साधता है, और महिला होने के कारण महिला वोट बैंक इनके द्वारा साधा जा सकता है, और गैर विवादास्पद रही है। अब एक महत्वपूर्ण तर्क निकल कर आ रहा है, वो है दलित मुख्यमंत्री का। दलित नाम आगे आ सकता है। वजह इसके पीछे यह है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। इसी दिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग लेने के बाद इस्तीफा देंगे, और इसी दिन बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान पटना आ रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं से मिलकर पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा कौन, इसकी घोषणा करेंगे। और अगर दलित उम्मीदवार, दलित चेहरा होगा तो रविदास समाज से होगा। वो क्यों, सो मैं बता रहा हूं। पासवान समाज की सबसे ज्यादा आबादी है दलितों के बीच में, लेकिन पासवान समाज के नेता हैं चिराग पासवान, और रविदास समाज की उपस्थिति पासवानों के बाद
तुरंत बाद की है। पासवान जाति की आबादी 5.31% मानी जाती है और रविदास समाज की आबादी 5.25% मानी जाती है। और रविदास समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, लिहाजा बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश हो सकती है दलित सीएम बनाकर। और एक चीज हम लोगों को और ध्यान रखना होगा कि पूरे देश में अभी आज की तारीख में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो रविदास समाज से अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए नामित होता है तो बिहार के दूसरी बड़ी शेड्यूल कास्ट आबादी में से एक को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी और दूसरा उत्तर प्रदेश में बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जहां की अगले साल चुनाव होना तय माना जा रहा है। अब थोड़ा सा हम उन समीकरणों पर चलते हैं जहां से किसी के पक्ष में जाती हुई गेंद अब उनके पक्ष से निकलती हुई दिख रही है, उनके पाले से निकलती हुई दिख रही है। याद कीजिए राजस्थान का चुनाव परिणाम आया, वसुंधरा राजे सिंधिया तैयार बैठी हुई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। पर्यवेक्षक बन के कौन गए थे? राजनाथ सिंह। वसुंधरा राजे सिंधिया राजपूत जाति से आती हैं, राजनाथ सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं और राजनाथ सिंह ने अपनी उपस्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ से ही वो नाम निकलवा दिया, वो पर्ची निकलवाया जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिखा हुआ था। पर्यवेक्षक यहां पर महत्वपूर्ण है, पर्यवेक्षक का सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश आते हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सत्ता को चुनौती दी गई और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने बाकायदा हटा दिया। वहां पर्यवेक्षक बन के कौन गए थे? शिवराज सिंह चौहान अपने ओबीसी वर्ग से आते हैं और पर्यवेक्षक बन के गए थे मनोहर लाल खट्टर। इनके साथ दो और थे, एक तेलंगाना के थे और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी। मनोहर लाल खट्टर भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। आप इस इक्वेशन को समझिए कि पर्यवेक्षक उसी को बनाकर भेजा जा रहा है जो उम्मीदवारी के रेस में सबसे आगे चल रहा है, उसी के समाज के आसपास के लोगों को बनाकर भेजा जा रहा है। और बिहार में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को, और बिहार में सीएम सीट की उम्मीदवारी में जो शख्स सबसे आगे चल रहा है उसका सामाजिक वर्ग, उस नेता का सामाजिक वर्ग और शिवराज सिंह चौहान का सामाजिक वर्ग एक है। ये एक बहुत बड़ा संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद के कुछ एक संकेत को समझिए। दिल्ली में मीटिंग टल गई 10 तारीख की। उसके बाद दिल्ली से पटना लौटने के बाद जो शख्स सबसे आगे आगे रेस में चल रहा था वो पार्टी के 2-3 बड़े बैठकों में शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई है, नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही उनको चाह रहे हैं। ये उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात है। लेकिन पार्टी की बैठकों में न जाना भी एक संकेत है और बार बार नीतीश कुमार के साथ बैठक करना भी एक संकेत है। शायद नीतीश कुमार को फिर से मनाने की या राजनीतिक भाषा में कहें टाइट करने की कोशिश हो रही है कि आप वीटो मारिए। अदरवाइज पार्टी की बैठक में जाते तो समझ में आता है कि नहीं, पार्टी इनके साथ है और ये पार्टी के साथ हैं। खैर, मुख्यमंत्री का ऊंट किस करवट बैठेगा 14 तारीख की शाम से लेकर 15 तारीख की सुबह तक तय हो जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं, आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं हुई कि 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक दावा नहीं किया जा सकता है। हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हमने कुछ एक संकेतों को बताया और कुछ एक नेताओं के बारे में बताया जो इस रेस में शामिल हैं और हो सकते हैं। किसके पक्ष में क्या है, किसके पक्ष में क्या नहीं है और कौन रेस से क्यों बाहर हो रहा है और बाहर होने के संकेत क्या मिल रहे हैं, ये हमने आपको विस्तार से बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।